Good morning, class. Myself, Ritesh Krishna Srivastava, and I'm an assistant professor at BBD University at the School of Management, and I'm here to discuss about the strategical financial decision making under the course of Advanced Financial Management. It is the second video of the class, and in the past lecture, we discussed about the role and responsibility of a financial advisor. In this connection, I will start another video which will discuss about the financial strategy formulation. For this, I prepared a screen presentation, and we'll go through it during this class. So, let's start with. This is the course under which you are going to study the fundamental concepts of advanced financial management. In this connection, today's topic is financial strategy formulation, as I told you earlier. So let's start with this. So first we discuss about the types of business. Majorly, if we classify the business, there are only two types of business program that an entity should start with. They either deal with the product or deal with the services. जब हम प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी आते हैं तो हम दो तरह के प्रोडक्ट से डील करते हैं. प्रोडक्ट और सर्विस में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है. प्रोडक्ट एक टेंजिबल चीज़ है जिसको आप बाय करते हो, ठीक है, और जब आप बाय करते हो तो टेंजिबल चीज़ है, उस प्रोडक्ट को आप अपने साथ कैरी करके ला सकते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, उसका एक लाइफ होता है और उस लाइफ के साथ मे बी पॉसिबल वो डिक्लाइन होता जाता है. सर्विस ये इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है जो सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो किसी कंसल्टेंसी फॉर्म में हो सकती है, ट्रैवलिंग फॉर्म में हो सकती है और जनरली ये इंटेंजिबल होती है. ये थोड़े ड्यूरेशन के लिए है, रिलेटिवली स्मॉल पीरियड के लिए है और हम उस सर्विस ड्यूरेशन में हम उससे भी रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है उनको अवेल कर सकते हैं. तो सर्विस के एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है. सर्विस इंडस्ट्री भी है आजकल, जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स है वो आपको फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए. अगर आप किसी लीगल एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस रेंडर करते हो जिसमें वो आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता है कि आप कहाँ से टैक्स सेव कर सकते हो, कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो. डॉक्टर ऑफ कोर्स सर्विस प्रोवाइडर है, एकेडमिक सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, हॉस्पिटैलिटी किसी होटल इंडस्ट्री में जाते हो, एविएशन, ठीक है, और इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट, ये सारे कुछ एक हैं, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, ये सारे के सारे बेसिकली हमारे लिए सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें हम थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं और हम फील करते हैं, लेजर फील करते हैं, या उस सर्विस को अपने अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं और इसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होगी और रिलेटिवली सर्विस का ड्यूरेशन स्मॉल होता है. इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो प्रोडक्ट में भी इसी तरह के दो क्लासिफिकेशन है. हम प्रोडक्ट में डील जब कभी भी कर रहे होते हैं तो हम दो तरीके से डील कर सकते हैं. या तो हम उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमारे पास सिंपल वही है जैसे अभी लास्ट क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस करा था. सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने पीपीई में, यानी प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में. हम कुछ प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ लेबर्स और कुछ मैनेजरियल पीपल को हायर करेंगे, ठीक है, ताकि हम जो रॉ मटेरियल हैं उनको परचेज करके उस पर कुछ लेवल की प्रोसेसिंग कर सकें, फिनिश गुड मैन्युफैक्चर कर सकें और लॉजिस्टिक्स के थ्रू, सप्लाई चेन के थ्रू हम उसको एंड कस्टमर तक ही प्रोवाइड कर सकें. तो अगर आप इस तरह की फील्ड में हो जहाँ पर आप रॉ प्रोडक्ट में कुछ लेबर्स की मदद से किसी रॉ मटेरियल का कंपोजिशन, डिज़ाइन चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलेंगे. तो बहुत सारे जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर हमारे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, हम घर में भी टीवी, टेलीविजन, मोबाइल यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे कंपनीज हैं. अगर हम बात करें कि सैमसंग है तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोलगेट प्रोडक्ट है, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर अल्टीमेट आपको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड में और अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोवाइड करना होगा, ठीक है.
प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास दूसरी तरह की कुछ कंपनीज आती हैं जो ट्रेडर्स कहलाते हैं। ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं, ये सप्लाई चेन में वर्क करते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ये जो फिनिश गुड होता है उसको इन्वेंटराइज करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री में रखते हैं और ये सप्लाई चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे उसको पास ऑन करते हैं ताकि अल्टीमेट वो किसी एक कस्टमर तक की बहुत आसानी से पहुंच सके। तो अगर आप इस चीज में कंपनी डील कर रही है तो हम उनको ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर के लिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है, ये बस फिनिश गुड को स्टोर करते हैं, अपना कमीशन या कट लेते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हो होलसेल्स आउटलेट हैं, चाहे वो बिग बाजार हैं, ठीक है, जहाँ पर हालांकि बिग बाजार या स्पेंसर्स है या और भी आप देखते हो ब्रोकर हैं, ये खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या काम देख सकते हो कि एक तरह के ट्रेडर हैं, ठीक है, जहाँ पर आपने एक सर्विस रिक्वेस्ट से अपना कुछ रेज करा कि आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए और इन्होंने ट्रेडिंग के थ्रू आपको एक जगह से दूसरी जगह तक की प्रोडक्ट डिलीवर कर दी। तो बेसिकली हमारे पास ट्रेडर है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं कि इसमें जब कभी भी हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब हर तरह की चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम या इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट है वो डिफर करता है, ठीक है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो इनिशियली आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपने जो भी फंड है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको दो तरीके से कैटेगराइज करना पड़ेगा, एक वर्किंग कैपिटल में और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम क्या काम कर सकते हैं कि हम पीपीई में इन्वेस्ट करेंगे, और जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें मटेरियल की सप्लाई से रिलेटेड है, लेबर या एम्प्लॉय की सैलरी है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, म्यूनसिपल बिल्स हैं, डेप्रिसिएशंस के बिल्स हैं, मेंटेनेंस चार्ज हैं, सर्विस चार्जेस हैं, हम इन सभी को ही डील करेंगे। तो अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्केल पे काम करते हो। ट्रेडर्स में क्योंकि हालांकि यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका ज़्यादातर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं जाता, तो ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल में ही इन्वेस्ट करना होता है। ऑल्दो इनको भी अपने कुछ शेल्फ बनाने पड़ेंगे, कुछ एक स्टोर क्लियर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लेकिन उतना ह्यूज अमाउंट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जितने मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस इंडस्ट्री में भी इसी तरह है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल कैपिटल इसके लिए भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन का ही एग्जांपल लोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उनको ऑफिस सेटअप में एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, टावर करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम के लिए बिड लगानी पड़ेगी कि इतने ड्यूरेशन के लिए वो स्पेक्ट्रम में बिडिंग कर रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर 3G 4G या 5G जो भी आ रहा है, ठीक है, उसमें अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इक्विपमेंट राउटर स्विचेस ब्रिजेस इन सब में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, फिर हाँ उनको फिर मेंटेन करके आपको फिर रखना पड़ेगा। तो इसमें वर्किंग कैपिटल हमारे लिए रिलेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि जनरली जो इसके कस्टमर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जनरली एडवांस बिल पे करके या एडवांस पेमेंट करके ही फैसिलिटी यूज करते हैं या सर्विस यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उतना ह्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मनी रोटेशन है वो थोड़ा सा स्मूथ चलता है सर्विस सेक्टर में। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, ठीक है, लीगल फैसिलिटी हो, ठीक है, तो इन सारी फैसिलिटी में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ट्रांसपोर्टेशन है, एविएशन है, ठीक है, या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, यानी होटल होटल इंडस्ट्री है, जनरली यहाँ पर हम लोग एडवांस पेमेंट करके ही फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ही आता है, ठीक है, फिर देन आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होना है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। तो जनरली हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है, और दूसरा इन्वेंट्री में, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी में हमें वन टाइम कैपिटल चाहिए होता है, ऑल्दो हमारे पास जब कभी भी हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से ही अवेल करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकें। जैसे मैंने 10 साल में अगर उस मशीन की लाइफ है तो मैं 10 साल के लिए ही लोन उसको मैच करा करके लूँगा,
जबकि इन्वेंट्री में जनरली क्या है, हमें वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेंट्री चाहिए होता है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म फंड से मैच कराते हैं, जिसके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, क्रेडिट एडवांसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही हम लेते हैं। तो हाउ टू फाइनेंस, क्योंकि देखिए जब कभी भी बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो प्रमोटर या जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो सारा का सारा फंड खुद इन्वेस्ट नहीं करता, तो वो कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढता है जहां से वो फंड को डिप्लॉय कर सके और वो फंड अवेल कर सके। तो ये हाउ टू फाइनेंस यानी कि वो फंड कहाँ से अरेंज करेगा, ठीक है, और उस फंड को कब कब कैसे कैसे रीपे करना होगा, ये हमारे पास थर्ड आता है। अब रीपेमेंट में हम बेसिकली क्या काम करते हैं, हम दो तरीके से रीपेमेंट करते हैं। अगर हमने डेट ले रखा हुआ तो मुझे रेगुलर बेसिस पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, और इन केस अगर आप इक्विटी से फंड रेज कर रहे हैं जो परपेचुअल होती है जनरली, तो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करने पड़ेंगे, डिविडेंड पे करने पड़ेंगे। तो वो सही ड्यूरेशन क्या है, कब कब मेरे को डिविडेंड पे करने हैं, ऑल्दो इंटरेस्ट हमारे पास रेगुलर है, ठीक है। तो अगर एक बार हम लोग ने ये चॉक आउट कर लिया कि हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर मेरे को पता चल जाती है कि इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट मेरे पास जाएगा और कब कब मुझे उससे इनफ्लोज मिलेंगे, तो मैं उसकी फाइनेंसिंग पे देखूंगा कि मैं उस फंड को किस तरीके से अरेंज करूं, हाउ टू फाइनेंस, और जिनसे मैंने फंड को फाइनेंस करा है उनको मैं रीपेमेंट कैसे करूं। अगर आप ये प्लान करते हो, इनिशियल स्टेज पे इसके ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी इन्वेस्टर का क्या होता है कि आप बिजनेस इसीलिए ही रन कर रहे हो ताकि आपको रिटर्न जनरेट हो, और रिटर्न भी ऐसे जनरेट हो कि जिस सोर्स ऑफ फंड से आपने फंड पिक करा है एटलीस्ट आपके पास कट ऑफ रेट या हर्डल रेट से ज्यादा आपको रिटर्न हो, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कंडीशन में आएगा और आप बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जा पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न गेन करे, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं या उसके शेयर होल्डर हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि किस तरह के बिजनेसेस हैं, ठीक है, या तो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या वो सर्विस में डील कर रहे हैं, और उनको किस तरह से फंड की रिक्वायरमेंट है, हम फंड को किस तरह से ब्रेक करेंगे और फंड को किस तरीके से रीपे करेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल पार्ट में, ठीक है, ऑपरेशनल पार्ट में क्या होता है, ऑपरेशनल स्टाफ में क्या होता है, जो हमारे पास डेली रूटीन के वर्कर हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, अकाउंटेंट्स हो, जिनका आपके पास टास्क प्री डिफाइंड है, उनके लिए कोई नए चैलेंजेस नहीं है, ठीक है। उनको डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना होता है, ज़्यादा डेटा पे काम चाहिए, उनके डेटा की एक्यूरेसी चाहिए, डेटा उनका बल्क होगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी उनके लिए फॉर्म करते हैं, और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का यहाँ पर मतलब है कि हम उनको वीकली, मंथली या बाय मंथली हम उनको एक टारगेट देते हैं कि मुझे इतना टास्क आपसे चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेशनल पॉलिसी में हम ये चीज़ें स्मूथ आउट करते हैं कि हमारे ऑपरेशंस कैसे चले, और ऑपरेशन ज्यादातर कैसे होते हैं, ये हाई वॉल्यूम के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी चाहिए, डेटा या ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बल्क में है, इन डेटा की एक्यूरेसी क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए, यानी इनके टास्क भी कैसे होते हैं, वो रिपीटेटिव होते हैं, इनके लिए जनरली कोई भी चीज नई नहीं होती है, ठीक है। इनको वही रिपीटेटिव टास्क करने हैं, वही टास्क की फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी में भी वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, जैसी भी हो सकती है, जिस तरह का प्रोडक्शन साइकिल है, जिस तरह का टास्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनका ज्यादातर जो एक्सपोजर होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, अब जैसे मान लेते हैं अगर इनको मैन्युफैक्चरिंग में ही डील करना है तो इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस पर कैसे करना है उसके लिए मैनेजर इनको गाइडलाइन दे देगा, ठीक है। आउटपुट की क्वालिटी कैसी आएगी उसको टेस्टिंग डिपार्टमेंट उसको टेस्ट कर लेगा। तो इनका ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है या जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा वो इंटरनल होगा, फिर इनको किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी से डील करने की या कम्युनिकेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना इनको रिपोर्टिंग उनको करने की जरूरत है, ठीक है। इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्री डिटरमाइंड टारगेट है और वो टारगेट आपको अचीव करने होंगे, ठीक है।
और वो टारगेट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो टारगेट क्वालिटी के फॉर्म में हो सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो टारगेट क्वांटिटी के फॉर्म में हो सकते हैं कि कितने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है, वो टारगेट इनके टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे हो सकते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में इनको कितना टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इनके प्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये टास्क कितने टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगा, इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी इफिशियंसी के साथ, ठीक है। तो इनकी प्रिडिक्टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, जिसके लिए भी आपको रिकॉर्डिंग करनी रहती है, ठीक है। तो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में ये चीज़ है, प्री डिटरमाइंड है कि आपको मंथली, वीकली, ठीक है, बाय मंथली या ईयरली कितना ज़्यादा आपको टास्क परफॉर्म करना है, कितने आवर काम करना है, ठीक है, किस क्वालिटी मटेरियल पे काम करना है, ठीक है, आपका आउटपुट क्वालिटी वाइज कैसा होगा, कितनी क्वांटिटी पे काम करना है, ये सारी चीज़। फिर आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी ये जनरली मिडिल लेवल के इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पर मैनेजरियल लेवल है, ठीक है। इनका जनरली काम होता है एक चेन की तरह, जो हाई लेवल या स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल के बीच का काम करता है। इनका जनरली काम है कि जो ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करना, स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको ऑपरेशनल पे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाना, कंट्रोलिंग करना, उनको क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है। अगर किसी में एरर आ रही है तो उनको रेक्टिफाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें इस लेवल पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये मॉडरेट एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे और इनका जनरली काम किस चीज़ के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है। रिपोर्टिंग को कंपाइल करना है, ठीक है, समराइज करना है, उनकी एनालिसिस करनी है, ये सारा टास्क हमारे पास मिडिल लेवल के केस में आता है या मैनेजरियल लेवल पे आता है। ऑल्दो इनके टास्क भी हमारे लिए रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन इनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनको एक्सटर्नल वर्ल्ड की भी, कॉम्पिटिटर की भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, ठीक है, या रॉ मटेरियल सप्लायर की भी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। वो नेगोशिएशन या वो कम्युनिकेशन कैसे डिसाइड होगा, वो नेगोशिएशन आपके जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे डिफाइन हो रहा है उस बेसिस पे डिफाइन हो। अल्टीमेट हमारे पास आता है स्ट्रैटेजिकल लेवल। स्ट्रैटेजिकल लेवल पे हमारे पास जनरली या रिलेटिवली बहुत कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चेयरपर्सन हो सकते हैं, ठीक है, सीईओज हो सकते हैं, सीएफओज हो सकते हैं, ठीक है। और जनरली इनका क्या काम होता है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ लिवाई करा है या कुछ नया स्कीम ला रहे हैं या अपनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, स्ट्रैटेजिकली इनको डिसाइड करना है कि अपने प्लांट की लोकेशन कहाँ पर रखें, कॉम्पिटिटर कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ ये कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मर्जर एक्विजिशन किस तरह से हो, ठीक है, अल्टीमेट बिजनेस पार्टनर से कैसे टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्लानिंग जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या मतलब है, ये एक लॉन्ग टर्म पे गोल बना करके चलते हैं जिसके लिए इनके पास मिशन विजन होता है, और वही मिशन और विजन को इनको डाउनवर्ड चेन में या डाउनवर्ड पिरामिड में फॉलो कराना होता है। तो इनके पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, वो लो होता है इंफॉर्मेशन का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समराइज डेटा पे काम करते हैं, ये किसी भी डेटा की डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। लेवल ऑफ एग्रीगेशन इनका हाई होगा। लेवल ऑफ एग्रीगेशन का हाई होने का क्या मतलब है, अभी हम जैसे एग्जांपल देख रहे थे कि ऑपरेशनल लेवल पे अगर ऑपरेशनल लेवल का कोई भी एम्प्लॉय है तो वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजिकल लेवल पे क्या काम करेंगे कि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे, कंपाइल करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन का फ्लो या इंफॉर्मेशन का एग्रीगेट करके देखेंगे कि हमें ओवरऑल पिक्चर कैसे मिल रही है। इनकी इंफॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली लो होती है, ये डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन को समराइज करके नहीं देखते। ऑल्दो समराइज करने का काम या एनालाइज करने का काम ये मैनेजरियल लेवल का होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर होती है ये
इनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो जनरली बहुत क्वार्टरली या ईयरली ये है, और ये पूरे के पूरे डेटा को एक साथ कंसोलिडेट देखते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। इनका ऑल्दो ज़्यादा एक्सपोज़र एक्सटर्नल में होता है, ठीक है। मर्जर, एक्विज़िशन, सप्लाई चेन में कॉम्पिटिटर कैसे बिहेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। इनको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इनको एक्सटर्नल सोर्सेज़ पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है। इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होगी, क्योंकि इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ चेंज होती है, ठीक है। सपोज़ कि मान लेते हैं मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है इस समय, ठीक है। जो जितने भी इकोनॉमिक रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिवाए हैं, काफ़ी कम हैं। तो इनके लिए एक्यूरेट सोर्स ऑफ फंड क्या होना चाहिए, फंड किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेल कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब ये सारे फैक्टर क्या हैं, ये क्वार्टरली चेंज होते हैं, तो इनकी प्रेडिक्शन भी कैसे होंगे, वो जनरली लो होंगे और ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा आसानी से प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। ये इनके जितने भी डिसीजन होते हैं जनरली डायनामिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, और पिरामिड में जो टॉप पे होता है जनरली हमने देखा है कि उसकी इंफॉर्मेशन या टाइम हॉरिजन या इंफॉर्मेशन का एक्सेस या एक्सटर्नल या इंटरनल कम्युनिकेशन वो हर बार चेंज होता जाता है, जैसे हम अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये इस तरह की हायरार्की प्रेजेंट रहती है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की प्रेजेंट रहती है, जहाँ पर लोगों को डील करने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, सबकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, ऑब्जेक्टिव्स सेम होंगे लेकिन उस ऑब्जेक्टिव का टाइम फ्रेम पर इम्प्लीमेंट कराना वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, ठीक है? फिर हम जनरली बात करें तो हमारे पास कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक ही हमने देखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को या तो मैन्युफैक्चरिंग से या सर्विस सेक्टर से ही रिलेट कर रहे थे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर वो किस पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए है, इस बेसिस पे हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। एक हमारे लिए क्या है, एक इनकॉर्पोरेट एंटिटी है। इनकॉर्पोरेट एंटिटी का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी इनको प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने हैं मार्केट में कस्टमर या कंज्यूमर को, और उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। और रेवेन्यू भी कैसे जनरेट कर रहे हैं कि उनको वहाँ पर फायदा हो, इसके लिए ये पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो ये कुछ एक इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए भी जो कंपनीज होंगी वो किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, टेक महिंद्रा है, ठीक है, या रिलायंस है, ठीक है, टीसीएस है। तो ये सारे कुछ एक कंपनी हैं जो ये इनकॉर्पोरेट एंटिटी हैं, जहाँ पे लोगों के कॉर्पोरेशन के थ्रू बना हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर इसी जो पास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होगी। दूसरी तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या काम है, ये प्रोडक्ट और सर्विस ये भी डिलीवर कराते हैं, लेकिन ये इनका टास्क ये नहीं होता कि ये रेवेन्यू जनरेट करें। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनके पास एक कुछ खास तरह के कस्टमर होंगे या क्लाइंट होंगे, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नेग्लेजिबल कॉस्ट पे सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इनका जो बेसिकली टास्क होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अवेयरनेस से रिलेटेड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी ये लोगों को अवेयर कराने के लिए या लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, या कंसेशनल रेट पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट या सर्विस अवेल कराते हैं, ठीक है। और जनरली इसमें किस तरह के कस्टमर होते हैं या इनके कंज्यूमर होते हैं, जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं या जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, या कुछ एक ऐसे लोग होंगे जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक एंटिटी की तरह वर्क करते हैं। अभी क्या होता है इनमें, ये हम लोग आगे डील करेंगे। तीसरी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज होंगे। जनरली ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ही इनको फॉर्म करती है, लेकिन ये भी क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं फॉर्म करती है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास कई तरह के एग्जांपल हैं, ओएनजीसी, गेल, एचएएल,
ठीक है, ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंडियन रेलवेज ये हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है ताकि वो अपने सिटीजन को कंसेशनल रेट पे या सब्सिडाइज रेट पे प्रोडक्ट अवेल करा सके या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, अब ये पीएसयूज किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, इसको भी अभी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में डील करेंगे। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने 3 तरह के देखे हैं, ये सारे ही के सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों के सेट ऑफ पीपल से ही फॉर्म होते हैं, यानी आपको कुछ मैन पावर चाहिए और वो मैन पावर अलग अलग लेवल पे हो सकती है, वो ऑपरेशन लेवल पे भी हो सकती है, मैनेजरियल लेवल पे भी हो सकती है और स्ट्रैटेजिकल लेवल पे भी हो सकती है। उन ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, वो जनरली स्ट्रैटेजिक लेवल पे डिफाइन करा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कराना वो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशनल लेवल पे होता है और उसकी कंट्रोलिंग कौन ध्यान में देता है, वो उसके लिए मैनेजरियल लेवल होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इसी तरह से डील करता है। क्लियर? ये सारी चीजें फंडामेंटल हैं अभी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली हम कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन या जिस भी मास ऑफ पीपल के लिए वो वर्क कर रहे हैं उनकी अपलिफ्टमेंट या उनकी देखभाल या उनको प्रोडक्ट डिलीवर कराना, वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है। ठीक है, तो कस्टमर पर्सपेक्टिव उनके लिए सबसे ज्यादा हाई होता है। क्लियर? कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से रहेगा, वो किस तरह से टाइम को सेव कर सकते हैं, उनके आपस में ऑपरेशनल्स जो टाइप्स हैं या इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कितना आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है, वो बिजनेस को कितना स्मूथ आउट बना सकते हैं, ये सारी चीजें इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के थ्रू आता है। ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ किस तरह से है, क्योंकि टाइम आजकल डायनामिक है। ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पर आजकल आप मार्केटिंग का तरीका या सर्विस डिलीवरिंग का तरीका हमारे पास तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। तो अगर आप लर्निंग और ग्रोथ नहीं करा रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नए टास्क नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अपने में अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देख सकते हैं। आज ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूटिलाइज कर रही हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से डिलीवर करने के लिए या कस्टमर का बिहेवियर जानने के लिए या उनका परसेप्शन जानने के लिए। ठीक है, तो लर्निंग एंड ग्रोथ भी कंटिन्यूस फिनोमेना है। ठीक है, और ऑफकोर्स जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको फंड चाहिए, एम्प्लॉय को सैलरी या लेबर को सैलरी देने के लिए भी आपको फंड चाहिए, या अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक ही पहुंचाने के लिए जब तक कि आप प्रमोट नहीं करोगे, आपके पास लॉजिस्टिक्स या सही सप्लाई चेन नहीं होगा, तब तक कि वो प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा हो अल्टीमेट कस्टमर तक ही सही रेट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि उनको एक पता होना चाहिए कि उनको कब कब कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, उनका ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, उनका ईपीएस कितना होना चाहिए, आरओआई कितना होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए स्टेटेड में है, स्टेटेड फॉर्मेट में हो या स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह बैलेंस स्कोर कार्ड एक इस तरह का एक मैनेजरियल टूल है। ठीक है, ये जनरली हम लोग ने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको 4 पर्सपेक्टिव में ब्रेक करा है। ठीक है, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने बनाया है और इसको नाम दिया BSC, बैलेंस स्कोर कार्ड। ये रिलेटिवली एक नया टूल है, अगर आप इसको गूगल करके भी देखोगे तो आपको टॉप 10 बिजनेस टूल में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जनरली होता क्या है, ये बैलेंस स्कोर कार्ड ये हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको 4 पार्ट में ब्रेक करती है। ठीक है, 4 पार्ट में ब्रेक करेंगी। उसमें से जो इनिशियल हमारे पास 3 हैं, जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है, लर्निंग एंड ग्रोथ है, इनको हम लोग लीडिंग फैक्टर या लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं।
अब इन लीडिंग इंडिकेटर का क्या काम है? लीडिंग इंडिकेटर का काम ये है, इनका ये कहना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट का या कस्टमर किस तरह की क्वालिटी या किस तरह की प्रोडक्ट चाह रहे हैं, वो कितने पैकेजिंग में चाह रहे हैं, कितने ग्राम का चाह रहे हैं, किस डिलीवरी पीरियड में चाह रहे हैं, कितने टाइम हॉरिजन पे चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से जान गए या आपने अपने बिजनेस को इतना ज्यादा स्मूथ आउट कर लिया कि आप जो भी प्रोसेस है वो चुटकियों में कर लेते हैं, यानी अगर आपके पास कोई कंप्लेन आ रही है, आप आजकल एयरटेल का भी आप देख रहे हो वो जीरो एरर पे काम कर रहा है, तो ये क्या है, ये इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ही है। यानी ये अपने जितने भी क्वेरीज हैं उनको इतना ज्यादा स्मूथ आउट कर रहा है कि कोई भी क्वेरी आ रही है उसको तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास जितने भी इंटरनल यूनिट्स लगे हैं उनमें कम्युनिकेशन का चैनल बहुत अच्छा हो, आपके पास ऐसे इक्विपमेंट हों जो आपको प्रोसेस करने में या किसी भी कंप्लेन को रेक्टिफाई करने में, ठीक है, बहुत कम टाइम लगा रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत क्वालिटेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इंटरनली जो मैन पावर है वो ट्रेंड है, ठीक है, आपके पास सेट ऑफ इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है दूसरी चीज। और फिर नेक्स्ट है लर्निंग एंड ग्रोथ। अभी जैसा बताया कि हमारे पास लर्निंग कंटिन्यूअस फिनोमेना है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जा रही है, अडॉप्टेबिलिटी भी चेंज होती जा रही है, तो आप उसको किस तरीके से चेंज कर रहे हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अपने आप को चेंज करना, नई मशीन पे काम करना जो कम डिफेक्टिव प्रोड्यूस करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट करे, मैन्युफैक्चर करे, कम टाइम ड्यूरेशन में आपको आउटपुट दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन तीन चीज़ों पे काम करते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मिस्टर नॉर्टन के अकॉर्डिंग, अगर आप इन तीन चीज़ों पे काम करते हो, इसीलिए हम इनको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं कि आपको बस इन्हीं तीन चीज़ों पे काम करना है। और ये तीनों लीडिंग इंडिकेटर आप देख रहे हो, इनका फंड के या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं, आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करिए, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, चाहे कस्टमर की कंप्लेन से रिलेटेड हो, चाहे आपके इक्विपमेंट या मशीन के सेटअप से रिलेटेड हो। अगर आप इन तीन लीडिंग इंडिकेटर पे काम करते हो बहुत अच्छी तरह से, तो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो चौथा है और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। आपको उसके लिए फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसीलिए हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। लैग करता है यानी अगर आप इन तीनों पे काम करते हो, ये चौथा वाला ये लैग करेगा और ऑटोमेटिकली कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तुरंत के तुरंत मीट आउट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आप बाद में कंसीडर करिए, आप नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अगर बहुत अच्छे से मीट आउट कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी खुद ब खुद मीट आउट होने लगते हैं। ये बैलेंस स्कोर कार्ड है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में अभी हम लोग को आगे इसको डील भी करना है सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे अपने मैट्रिक्स में अपने आपको रैंक करते जाते हो, आप ये देखते जाते हो कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है प्रोसेस में, या कितनी कॉस्ट लग रही है, या कहाँ कहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको फर्दर कैसे स्मूथ आउट करा जा सकता है। तो उस बेसिस पे हम उसको रैंक करते हैं, नंबर्स देते हैं, आप उसमें फिर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद फिर से मार्क्स देखते हैं और देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपके वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन में डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है और आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को गेन करने में मदद करेगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे बनता है इसको हम लोग आगे डील करेंगे, ये आपके इस सिलेबस या करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, अब हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि हमने तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। वो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या इनकॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकता है, या पीएसयूज हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी इनकॉर्पोरेट यानी पहली तरह के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव जनरली हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इनको भी हम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल में ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक। आप इनिशियल क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं या आपने इनिशियल सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट रह चुका है, ठीक है। आप देखते ही हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अपने स्टेक होल्डर की या शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। और ये वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है? वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है कि उनका ओवरऑल वैल्यूएशन हाई हो,
शेयर का मार्केट प्राइस हाई हो, ठीक है, बिजनेस या उनसे रिलेटेड स्टेक होल्डर का अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, ये स्टेक होल्डर अपने आप को सिक्योर फील करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जब आप अपने शेयर होल्डर को रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो, आपका मार्केट प्राइस शेयर का भी इंक्रीज कर रहा है, आपके शेयर की डिमांड ज़्यादा है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कुछ एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने जो स्टेक होल्डर हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो क्वालिटी हो, आप इनोवेटिव हो, मार्केट लीडर बनो, आप ज़्यादा जोग्राफिकल या ज़्यादा मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है, आपका कस्टमर वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, या आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, चाहे वो इंटीग्रेशन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, आप वहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आप एक तरह के कॉम्पिटिटर का एक्विजिशन कर रहे हो जो आपकी मार्केट रीचेबिलिटी या प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी या प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यानी आप अपने स्टेप वैल्यूएशन कर रहे हो, स्टेप इन्हांसमेंट कर रहे हो, यानी आपने कुछ ऐसा इंटीग्रेशन या टाई अप करा है या ऐसा एक्विजिशन करा है जो आपकी सप्लाई चेन में है, ठीक है, या तो आपको सप्लायर वाली कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो जिससे आपको रॉ मटेरियल कंसेशनल रेट में मिल सके, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि उनको इनोवेटिव रहना है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को या उनकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जनरली ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। अब यहाँ स्मार्ट एब्रिविएट कर रहा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक हों, ठीक है। स्पेसिफिक यानी आपको जो चीज़ गेन करनी है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो एक प्री डिटरमाइंड हो, मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सको, ठीक है, यानी वो क्लियरली स्टेटेड हो, आप उसको किसी भी क्वांटिफाइड टर्म में मेजर कर सको, उसमें वेरिएशन अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। अटेनेबल हो यानी आप उसको अटेन कर सको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो अटेनेबल होने चाहिए जिनको आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अटेन कर सकते हो। रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल नहीं होने चाहिए, अभी जैसा बताया, टाइम बेस्ड होने चाहिए, टाइम लाइनेस होनी चाहिए, यानी एक टाइम ड्यूरेशन में आप उसको अचीव कर सकते हो। कुछ एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे अर्निंग पर शेयर 5% पर एनम में इंक्रीज करनी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। गियरिंग 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गियरिंग का क्या मतलब है, डेट और इक्विटी का जो रेशियो होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे डेट का कॉम्बिनेशन इंक्रीज करोगे बिजनेस पे फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज करता है, और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज इंक्रीज करेगा तो आप बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ये भी कैसा होना चाहिए, वो हमारे लिए गियरिंग में हम मेजर करते हैं तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। डिविडेंड कवर शुड नॉट एक्सीड 2.5। डिविडेंड कवर कितना होना चाहिए, हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। मिनिमम आरओसी यानी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉय करा हुआ है उस पर आप कितना परसेंटेज रिटर्न अटेन करना चाह रहे हो, ठीक है। कैश फ्लो कितना इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक हमारे पास कुछ एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो ये स्टेटेड है, ठीक है, और ये स्मार्ट कैटेगरी को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, अब इनका काम सिर्फ अपने जो क्लाइंटेल है उनको फैसिलिटेट कराना है, ठीक है। ये जनरली कम्युनिटी के सर्विस के लिए ही वर्क करते हैं, तो वेल्थ इनके लिए कहीं पे मायने नहीं रखती ये, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सर्व करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक।
अब इनके ऑपरेशन को रन कैसे करना होगा, तो उसके लिए फंड चाहिए होती है। तो इनको जनरली जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलते हैं, या डोनेशन की तरफ से वर्क करते हैं, ठीक है, या चैरिटी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो इनके ज़्यादातर जो फंड के सोर्सेज होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। और ये अपने जो भी फाइनेंस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में इनका ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो जनरली ये डोनर से ही फंड को रिसीव करते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही वर्क करते हैं। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है, जैसे आप केयर का ही एग्जांपल लो, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक हमारे लिए एक एग्जांपल है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है की बात कर रहे हैं। WHO ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट की एक एग्जांपल है। इसी तरह आप अपने लोकल कम्युनिटी में भी देखोगे, ठीक है, कुछ NGOs होते हैं, ये सारे के सारे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हैं, ठीक है। तो आप इनके वर्क को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इनके लिए देखिए जो मेजरमेंट है, एफिशिएंसी है, वो हम ट्रिपल ई के फॉर्म में मेजर करते हैं, या थ्री ईज के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये होता है इकोनॉमिकली। अभी जैसा देखा कि ये नॉर्मल बिजनेस एंटिटी की तरह नहीं है कि जहाँ पर इनको प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इनको यहाँ पे एम्प्लॉय को बोनसेस भी देना है या कुछ समथिंग देना है। तो इनके लिए हम इकोनॉमिक होना जरूरी है, यानी फंड का सही यूटिलाइजेशन करना इनके लिए जरूरी है। तो ये इकोनॉमिकली होना ज़रूरी है, इफ़िशिएंटली, यानी ये जितना भी काम करे उसमें वेस्टेजेस कम से कम हो, ठीक है, आउटपुट अच्छा हो। अब वो आउटपुट टाइम ड्यूरेशन बेस भी हो सकता है, स्क्रैप बेसिस पे भी हो सकता है। और तीसरा ये इफेक्टिवली हो। इफेक्टिवली होने का क्या मतलब है, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, या जिस पर्टिकुलर सिटीजन या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इफेक्टिव हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इनिशियल बेसिस पे उनको कुछ सर्विसेज दी, फिर बाद में उनको उन सर्विसेज से ड्रेन आउट कर दिया, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। तो ये ट्रिपल ई तीनों मिलकर के ही इस कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, ये वैल्यू फॉर मनी कहलाएंगे। वैल्यू फॉर मनी का क्या मतलब है, अभी जैसा बताया कि इनके लिए सोर्स ऑफ फंड बहुत स्कार्स सोर्स है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है। तो उनको उसी फंड को बहुत अच्छे तरह से डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली भी हो, एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो, ठीक है। तभी हम इसको वैल्यू फॉर मनी कहेंगे, ठीक है। और जितना वैल्यू फॉर मनी इनका हाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। इनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। फिर इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ये PSUs जनरली बोलते हैं। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट होते हैं, और ये उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के जो भी सिटीजन हैं या उस रीजन के जो भी सिटीजन हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनके बेसिक क्या हैं, सिंपल है, गैस सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज हैं, एविएशन है, ठीक है, जो कंसेशनल रेट पे या सब्सिडाइज रेट पे इनको प्रोवाइड करना है। पेंशन बेनिफिट है, ठीक। अब इसमें भी क्या होता है, इनका भी प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये भी वैल्यू फॉर मनी के ही ऊपर काम करते हैं, ट्रिपल ई पे काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा। अब एनजीओज के लिए सोर्स ऑफ फंड डोनेशन था, लेकिन यहाँ पर PSUs के लिए जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या होता है, वो टैक्सेशन होता है। वो टैक्सेशन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में। आप सभी टैक्सेशन पॉलिसी से फैमिलियर है, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है, अलग अलग तरह के टैक्सेशन होते हैं, उनसे ये फंड को कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, और सॉवरेन बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, या RBI के थ्रू हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, या पब्लिक डेट्स हो सकते हैं। ये जनरली सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ से पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड को रेज करती है, और उस फंड को यूटिलाइज करती है गवर्नमेंट सिटीजन वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। यहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे वो गवर्नमेंट अलग अलग वैकेंसी क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकल लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो जनरली हमारे पास जो होंगे, वो जनरली हमारे पास टॉप नॉच सर्विसेज होंगे, जो जनरली IAS या PCS के फॉर्म में होता है। लेकिन अल्टीमेट उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के ही थ्रू या लीडर्स या पॉलिटिशियन के ही थ्रू उनको अपने आगे की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। हाँ, ये सही है कि ये स्ट्रैटेजी को किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, उसमें गवर्नमेंट को असेस करते हैं, उनको
ऑपरेशनल लेवल पे कंट्रोल करते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। अगर उन पॉलिसीज़ में या उन स्कीम्स में कुछ भी कंट्रोलिंग में दिक्कत आ रही है, कोई स्कैम आ रहा है, तो उसको टाइमली ये रिपोर्ट करते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट जो था स्टेटेड पॉलिसीज के थ्रू वो नहीं अगर सिटीजन को अवेल हो पा रहा, तो उनके पीछे क्या रीज़न है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सिविल सर्वेंट हैं जो गवर्नमेंट के लिए या पॉलिटिशियन के लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, आईएएस पीसीएस रैंक के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी इस चीज़ से familiar हैं। इन गवर्नमेंट पीएसयूज में जनरली कंपटीशन निल होता है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें या एचएएल की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि ये जनरली क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए पूरा का पूरा काम करती है। तो यहाँ पर कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन का यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। इनके जो कस्टमर्स हैं जनरली वो सारे के सारे ऑल ओवर कंट्री वर्क करते हैं, ठीक है। कस्टमर पूरे कंट्री में होंगे और कंसेशनल रेट पे इनको प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल होती हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनके नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि ये एम्प्लॉय वेलफेयर पे काम करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनके लिए पेंशन क्रिएट करना है, फंड्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। उनकी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान में रखना है, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कस्टमर सर्विसेज यानी सिटीजन को बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल सकें, आप देखते हो अलग अलग स्कीम आती हैं, ठीक है, वो फैसिलिटेट हो सकें, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज को ये ध्यान में रखते हैं, लीडरशिप भी इनकी आर&डी में होती है, सीएसआर एक्टिविटी में ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक इनके नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। क्लास आज के लिए मैं इतना वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, ये अभी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।